एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। देखिए, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स, एक नहीं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया कि फाइनली मुझे अब ये टॉपिक समझ में आया। तो मेरी जो वीडियोस होती है ना, कंटेंट तो आपको हज़ारों लाखों यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट कैसे ग्रैब किया जाए या कैसे समझा जाए उसको, मेरी वीडियोस ही इसीलिए होती हैं कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ कर जाओ। चलिए, 10th क्लास का एक ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, 2 ऑफलाइन बैच चल रहे हैं और मैंने सोचा इसको ऑनलाइन भी कर देते हैं ताकि जो बच्चे रीच में नहीं हैं वो भी इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। ठीक है, बेसिकली मेरी जो क्लासेस हैं मैं ऐसे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूँगी कि आप मेरी क्लास में बैठे हो, बिल्कुल ज़ीरो हो, आपका बेस बिल्कुल ज़ीरो है। देखिए, साइंस एक ऐसी चीज़ है जिससे 10th क्लास में जाते हो तो आपके मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, कि 10th क्लास में आपके जितने मार्क्स होंगे, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को कंसिडर करके ही आपका जो सब्जेक्ट है ना 11th क्लास में, वो डिसाइड होते हैं कि आप आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, है ना। तो साइंस 10th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेसिक से आना चाहिए और मेरी क्लासेस में 0 से हीरो तक की क्लास है। मैं ये समझती हूँ कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो, आपका बेस बिल्कुल ज़ीरो है। नंबर मतलब ABCD के A से स्टार्ट करूँगी मैं और एंड में आपको जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कहीं से भी बता सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस होती है। ठीक है, बेसिकली कंटेंट आप कहीं से भी ले सकते हो, बट मेरी जो क्लासेस हैं वो कंसेप्ट को समझने की और कंसेप्ट बिल्डर क्लासेस हैं। ठीक है, साइंस स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की। उससे क्या होगा, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई लेक्चर उनका मिस होता है तो वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। मैं एक चैप्टर की एक ही वीडियो रखने वाली हूँ, यानी कि आपको ज़्यादा फाइंड नहीं करनी पड़ेगी मेरी वीडियोस। एक चैप्टर की एक वीडियो रहेगी, दूसरी वीडियो में दूसरा चैप्टर पूरा आएगा। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी बट आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझने वाला है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप समझ कर जाओगे। ठीक है, समझनी बहुत इंपॉर्टेंट, भाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही आपको कहती हूँ कि रटना बंद करो और समझना स्टार्ट करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को जब आप समझना स्टार्ट कर दोगे ना तो रटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में कोई भी आंसर कहीं से भी आए आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत लोगों को, जो मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी आए थे ना, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। ठीक है, डिफिकल्ट इन द सेंस वो कहते थे उन्हें इक्वेशन समझ में नहीं आती है, इक्वेशंस को कैसे बनाना है, कैसे बैलेंस करना है, इक्वेशंस को लिखना कैसे है, हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जिनकी साइंस कमज़ोर होती हैं, मैंने उनको भी, वो भी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि 0 से हीरो बन चुके साइंस में। ठीक है, तो इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बैच में देखा है जो बच्चे का बेस बिल्कुल ज़ीरो था, वो बच्चे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं साइंस में। ठीक है, तो चलिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये होता क्या है, कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, बनाते हैं, बैलेंस करते हैं, इक्वेशंस यूज़ क्या होता है, वगैरह वगैरह हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो किसी भी दो चीज़ को मिला करके तीसरी चीज़ फॉर्म होती है, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए, इस क्लास में बैठने से पहले ये समझिए आपका बेस बिल्कुल ज़ीरो है। जो भी आपके दिमाग में है ना साइंस के बारे में, वो सब निकाल दीजिए। जो भी अब मैं नया कंसेप्ट भरूंगी, इसको आप कह सकते हो ये आपका बेस बनाएगी। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी चीज़ को आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई चीज़ बनती है। जैसे कि हमारा रेगुलर बेस पे खाना डाइजेस्ट करना, फूड का कुक होना, हमारा सांस लेना। ठीक है, या फिर आप देख रहे हो कि खाना रखा है बना हुआ बट वो खराब हो गया है। ठीक है, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के। उन सब में क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन अलग अलग लेवल पे होता है। ठीक है, इसके अलग अलग जो रिएक्शंस हैं उसकी इक्वेशंस भी डिफरेंट हो जाती हैं। इक्वेशंस पे अभी हम नहीं आते हैं, सिर्फ केमिकल रिएक्शन पहले बता रही हूँ आपको। किसी भी चीज़ का रिएक्ट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का रिएक्ट करना इस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का खराब होना। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में। अच्छा, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। देखो,
ये मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है, इसमें मैंने गरम या ल्यूकवार्म मिल्क डाल दिया, ठीक है। आप सब घर में दही, आपने अपनी मम्मी को या अपनी सिस्टर को, किसी को भी आपने दही जमाते हुए ज़रूर देखा होगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं और इसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, दही का थोड़ा सा पार्ट डाल देना, ठीक है, वो चीज़ इसमें डालते हैं और कुछ ही घंटों में जो दूध है ना वो जम जाता है, मिल्क जो है वो जम जाता है। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ये इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके कारण ये जो दूध है ये जमा है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है दूध का जमना, ठीक है। या फिर हम इसको ना करके हुए भी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क को रख दें तो वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा, खट्टा होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। उसके अलावा अगर ह्यूमिड मौसम है, ठीक है, अगर ह्यूमिड मौसम है तो उसमें हम आयरन का तवा या कोई भी आयरन की चीज़ खुली रख दें तो उसमें रस्ट लग जाता है, जो लोहा है वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है? जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, जंग लग जाता है उसमें, ठीक है, रस्ट लग जाता है। वो भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन है क्या और हम इस किस लिए पढ़ रहे हैं इसको, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये हमारी आसपास हर चीज़ से रिलेटेड होता है केमिकल रिएक्शन। जो भी इवन हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। फूड हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद केमिकल से मिलता है, ठीक है, जो हमारे HCl से मिलता है, उस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सब एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन से। कोई भी कोई ना कोई चीज़ किसी से मिलकर कुछ और नया चीज़ बना रही है, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों की 10th क्लास की बुक में ना इस चैप्टर की एकदम फ्रंट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है केमिकल रिएक्शन का। इसको हम रिएक्शन और इक्वेशन दोनों में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको समझ पाओ, ठीक है। देखिए, केमिकल रिएक्शन में उसमें क्या एग्जाम्पल दिया है कि आपने लेना है एक मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, उसको हमें रखना है, ठीक है, एयर में रहते हुए उसको हमें बर्न करना है, ठीक है। अगर हम इसको हवा में बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो हमें इससे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर के अंदर बर्न करें, एयर मतलब नॉर्मल जो हवा है, मैग्नीशियम रिबन हम सपोज ये एक मैग्नीशियम रिबन है, हमने इसको इसमें बर्न करा तो मेरे पास एक वाइट कलर का ये जलता जाएगा, इसकी ऐश बन जाएगी और वाइट कलर का पाउडर नीचे झड़ेगा जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी चीज को अगर मैं केमिकल इक्वेशन में लिखूं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन में लिखूं तो मुझे देखिए सिंपल फॉर्म में मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्साइड, ठीक है, हमें ऑक्सीजन में एयर में इसका बर्न हुआ है तो ऑक्सीजन O2, तो मुझे मिल जाएगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इस चीज को मैंने, इस वाले जो कॉन्सेप्ट को मैंने इक्वेशन में लिख दिया है, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने इक्वेशन में लिख दिया है। यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मुझे मिला यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मैं केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन पर कैसे आई, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है। अब इक्वेशन देख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया Mg, ठीक है, इसका सिंबल है Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। ये मेरे पास बन गया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस केमिकल रिएक्शन को मैंने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप कहोगे मैम ये बताओ कि Mg क्यों लिखा मैंने मैग्नीशियम को। देखो अब आप बोलोगे कि मैम ये बताओ कि मैग्नीशियम को आपने Mg क्यों लिखा, ऑक्सीजन को आपने O2 क्यों लिखा और यहाँ पर आपने MgO को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO क्यों लिखा, ठीक है, क्यों लिखा मैंने इसको। देखिए उसका एक एक सॉल्यूशन है, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है।
वो टेबल मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी आपका बेस एकदम जीरो है। ठीक है, जीरो से हीरो तक की क्लास है। ठीक है, जीरो है तो आपको एक एक स्टेप मैं बताऊंगी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, जिसमें सारे सिंबल्स दिए होते हैं। ठीक है, सिंबल के साथ उनका एटॉमिक नंबर दिया होता है और एटॉमिक मास दिया होता है। ये एटॉमिक नंबर और मास क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल मैंने mg कहाँ से लिया, मैंने देखा कि इस वाली पीरियोडिक टेबल में mg का जो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक सिंबल है वो mg है, तो मैंने यहाँ पर mg लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने ऑक्सीजन का एटॉमिक सिंबल देखा तो यहाँ पर O2 लिखा हुआ है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर मैंने O2 लिख दिया और दोनों को रिएक्ट करके मेरे पास आया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो आगे, अब आप कहोगे केमिकल रिएक्शंस, देखिए इन दोनों चीज़ों को मिलाया मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाया, तो मेरे पास यहाँ पर मैं इन दोनों को क्या बोलेंगे। ठीक है, ये वाले जो दोनों हैं हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो हमें मिलता है दोनों के रिएक्ट करने से जो चीज़ हमें मिलती है हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट्स और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। एक और चीज़, इन रिएक्टेंट्स को ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं तो हम इसको LHS बोलते हैं, ये राइट हैंड साइड होती है प्रोडक्ट तो हम उसको RHS बोलते हैं। एक और बात देखिए, केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शंस लिखने का तरीका ये होता है, जो चीज़ हमें रिएक्ट करवानी है उसके बीच में हम प्लस का साइन देते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उस प्रोडक्ट को मिलने से पहले हम उसको एरो से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। ठीक है, पहली कि केमिकल रिएक्शंस के लिए पहले तो सिंबल कहाँ से लिए मैंने, ये मैंने लिए पीरियोडिक टेबल में से। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि LHS और RHS की। उसके बाद चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं उसके बीच में प्लस का साइन आता है और जो हमें मिलता है उसको हम एरो से शो करते हैं। तो ये 3-4 बातें बेसिक हैं कि हम केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, सॉरी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। ये तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को, सॉरी केमिकल इक्वेशन को लिखने का। रिएक्शन तो इसमें हुआ है पर इसको इक्वेशन में कैसे लिखना है ये मैंने आपको बेसिक बताया है। ठीक है, बस जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उसको ग्रैब करते जाओ, लिखते जाओ, लर्न करते जाओ, देखना यूं आपको साइंस का मैं मास्टर बना। ठीक है, तो बातों बातों में इन 3-4 चीज़ों से हमने केमिकल रिएक्शन सीखा, हमने केमिकल इक्वेशन को सीखा, इक्वेशन को लिखते कैसे हैं ये सीखा, और केमिकल इक्वेशन लिखते हुए जो भी सिंबल्स यूज होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और इन सबको कहते क्या है ये भी हमने पढ़ा। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से केमिकल, मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है अभी, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये छोटा सा बेसिक एग्जांपल है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही हूँ आपका, है ना, तो छोटी छोटी इक्वेशंस लेकर चलेंगे साथ में। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था आपको लिख के दिखाने का कि केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में बदलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, सिंबल्स हमने कहाँ से लिए, प्लस और एरो का साइन यहाँ पर क्यों आया, इन दोनों को क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो आपकी हेडिंग है वो तो यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है इसकी पहचान क्या होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी, उसका कलर चेंज होगा और उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर मैग्नीशियम और को बर्न किया था एयर में तो हमें मिला था MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट इसको हमने टेम्परेचर चेंज किया, हमने इसको बर्न किया है। ऐसे ही मिल्क का एग्जाम्पल मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जो मिल्क है उसको हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो जम जाएगा, है ना, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, जम जाएगा। तो उससे क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज आया जब वो केमिकल रिएक्शन हुआ। तो कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उसके स्टेट में, उसकी कलर में, उसके टेम्परेचर में और एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये चारों चीज़ें में से आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, ये देखने का तरीका है। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पर इन चारों में से कोई 2 या 3 चीज़ें होंगी। कौन कौन सी, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है,
तो चलिए अब हम सीखते हैं इसको, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आती है। बेसिकली क्या होता है, बच्चों को यही समझने में मुश्किल होती है इसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो वो बैलेंसिंग मैं आपको इतनी आसान तरीके से आज बताने वाली हूँ ना कि आप कभी भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। कई बच्चों को मैं देखती हूँ वो बैलेंस पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं बट बैलेंसिंग वाला जो इक्वेशन है ना वो छोड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास, उनमें से भी कई बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं कि मैम हम तो छोड़ आते थे बैलेंसिंग वाला, हमें करना ही नहीं था, उसकी वजह हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और जब से उन्होंने सीखी है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग सीखने के बाद आज तक उनके जो मार्क्स हैं ना वो सबसे पहले बैलेंस द इक्वेशन ही करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत ही बैलेंसिंग से करते हैं क्योंकि इतनी अच्छी तरह उन्हें बैलेंसिंग आ जाती है ना कि आप देखोगे कुछ भी नहीं करना हो यार, मार्क्स तो यूं ग्रैब हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए बैलेंसिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बैलेंसिंग होती कैसे है। अच्छा देखिए, बैलेंसिंग ना मैं आपको, मैंने जैसे छोटे से एग्जाम्पल से बताया, इसी यही वाली इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। देखिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी बैलेंसिंग नहीं आती है। ठीक है, तो बैलेंसिंग सीखते कैसे हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना क्या होता है। देखिए सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर दो चार्ट बनाऊंगी। देखो बेटा इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS। LHS मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड और RHS जो, सॉरी LHS जो लेफ्ट हैंड साइड पे, RHS जो राइट हैंड साइड। अब देखो मुझे ना यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स गिनने होते हैं, वो कैसे गिनते हैं देखो, उसके लिए देखो सपोज यहाँ पर मेरे पास एक Fe यानी कि आयरन, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स नंबर 1, जैसे कि जो, जैसे ये Fe यानी कि आयरन होता है, अगर यहाँ पर इसके पैरों में यहाँ पर नीचे छोटा सा 2 लिखा है तो इसका मतलब इसके 2 एटम्स हैं। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये जो इसके पैरों में होता है ना, ये इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए LHS में देखिए मैग्नीशियम, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 1। ठीक है, पर यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम है LHS में, 2। कहाँ से लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पैरों में 2 लगा हुआ है इसलिए इस LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। उसी तरह RHS में काउंट कर लेते हैं, यहाँ मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन के यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो ये बैलेंस हमारी अनबैलेंस इक्वेशन होती है। ये बैलेंस हमारी अनबैलेंस, अनबैलेंस कैसे हुई, क्योंकि मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का 1 है। ये बैलेंस जब होगी जब हम ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 कर देंगे। देखो बेटा अब यहाँ पर एक बात और आती है, अभी ये जो बैलेंस है ना, ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं हुई है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर एक नाम दिया है अनबैलेंस इक्वेशन को। ये 1 मार्क्स के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक एक बात इस वीडियो के ध्यान से सुन लेना अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, साइंस का। ठीक है, और वो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट आते हैं। अनबैलेंस जो इक्वेशन होती है, अब यहाँ पर मैग्नीशियम का तो 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाएंगे यहाँ की तरह तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम इसको इक्वल कह सकते हैं, अभी ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये अनबैलेंस है और इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ये बात 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन, एनसीईआरटी का एक भी वर्ड आपका मिस नहीं होगा, गारंटी लेकर कहती हूँ। ठीक है, एक एक वर्ड आपका एनसीईआर, एक ये वाली वीडियो देख करना, एक एक वर्ड आपका आपका यो टिप्स पर होगा। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन जब हम इसको बैलेंस कर देंगे तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। देखो बेटा बैलेंसिंग इक्वेशन सीख रहे हैं हम, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक रूल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रूल क्या है, देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, Fe यानी कि आयरन, आयरन का सिंबल ये होता है Fe। ठीक है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है, ये LHS है, ये RHS है, ध्यान से देखना, ये LHS है, ये RHS है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है
तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन का रूल होता है कि मैं कोई भी नंबर यहाँ पर ऐड नहीं कर सकती। मेरे को ऐड करना होगा सिर्फ यहाँ पर। कहाँ पर? सिर्फ यहाँ पर। अगर यहाँ आयरन के 3 एटम्स हैं, तो मुझे आयरन के यहाँ 3 एटम करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं ऐड कर सकती मैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बैलेंसिंग में सिर्फ इसी रूल का इम्पोर्टेंट होता है, यही रूल सबसे बेसिक होता है, ठीक है? तो ऐसे ही हम ये वाली इक्वेशन को भी बैलेंस करते हैं, ठीक है? देखो, अब देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ये हमें बना MgO, ठीक है? अब हमें इसे बैलेंस कैसे करना है? देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम का कितने एटम है? 1, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। ये LHS की बात हो रही है, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात हो रही है, ठीक है? इस वाले पार्ट में मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। ध्यान से देखिएगा, LHS में यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन, देखो कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है? तो दोनों का 1-1 एटम है। अब मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम करने पड़ेंगे, है ना? ऑक्सीजन के यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, मुझे यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, जब बैलेंस होगी मेरी इक्वेशन। बट मैं क्या करूँगी, ऑक्सीजन के मैंने 2 करे, तो मैं यहाँ पर तो लगा नहीं सकती, मैंने अभी रूल बताया था, मैं यहाँ पर कुछ ऐड नहीं कर सकती, मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 2, ठीक है? तो ये हो गया 2 Mg। अब आप एक बात देखो कि मैंने ऑक्सीजन की तो 2 एटम कर दी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये 2 Mg के साथ भी तो लगा हुआ है, तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के भी यहाँ पर 2 एटम हो गए, तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए, और यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, तो ये फिर से अनबैलेंस हो गई। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम के 2 एटम और बढ़ गए, है ना? क्योंकि जो यहाँ पर नंबर ऐड होगा ना, वो दोनों का माना जाएगा, एक का नहीं माना जाएगा। हम यहाँ तो किसी भी हाल में ऐड कर ही नहीं सकती, ठीक है? यहाँ पर और यहाँ पर ऐड नहीं कर सकती, हमें ऐड इसके सामने ही करना है, और सामने ऑक्सीजन के एटम बढ़ाने के लिए भी यहाँ ऐड करेंगे और मैग्नीशियम के बढ़ाने के लिए भी यहाँ करेंगे। तो यहाँ ऐड करते हैं तो दोनों के एटम बढ़ जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गए, मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, तो मुझे यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 करने हैं, तो मैं मैग्नीशियम के आगे भी एक 2 लगा दूँगी। क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस लग रही है? देखिए, अब हम दोबारा से करते हैं, ठीक है? LHS और RHS। बहुत ईज़ी है ये, मैं थोड़ा मेथड लंबा इसको लिख कर बता रही हूँ, आपको समझाने के लिए। पर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? 2 इसमें। ये LHS है, ये RHS है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2, ठीक है? मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2। ऑक्सीजन के भी कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2। हर जगह नंबर सेम है ना? इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, ठीक है? तो ये असल में जो इक्वेशन है वो बैलेंस मानी जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दोनों में जो एटम्स हैं वो सेम है, ठीक है? तो ये हमारी जो इक्वेशन है, ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। आया समझ में? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, बहुत छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझाया, अभी एक और एग्ज़ाम्पल लेके समझाती हूँ, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये वाला ज़रूर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि हम कुछ भी ऐड करेंगे बैलेंस करने में, तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। हमें इसके आगे ही एक बड़ा-सा नंबर लिखकर बैलेंस करना होगा। वो नंबर कितना भी हो सकता है, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग जितना भी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 6 आए, कुछ भी आए, हमें उसके आगे ही ऐड करना है। यहाँ इसके पीछे कोई नंबर ऐड नहीं होगा। बस एक ये बेसिक रूल होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में, ठीक है? चलो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाओ, ठीक है? अब देखो, अब आप कहोगे मैम एक बात बताओ, इतनी बड़ी इसको सिंबल्स में लिखने की क्या ज़रूरत है ना? हम अगर इतना बड़ा मैग्नीशियम लिखें, ये भी मैग्नीशियम है और Mg भी मैग्नीशियम है, तो इसका रूल मतलब इसकी ज़रूरत क्या है हमें इसको Mg लिखने की? हम पूरा का पूरा मैग्नीशियम भी तो लिख सकते हैं। बट इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है, हम इतनी बड़ी इक्वेशन को कंप्रेस कर सकें, बैलेंसिंग के लिए ईज़ी हो सके, इसलिए हम सिंबल्स का यूज़ करके इस इक्वेशन को कंप्रेस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इतने बड़े मैग्नीशियम को हमने Mg लिख दिया, ठीक है? ऑक्सीजन का वर्ड इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा ऑक्सीजन लिखने से अच्छा फटाफट लिख दो O2, ये ज़्यादा ईज़ी है। ये यूज़ होता है
इसलिए इक्वेशन को कंप्रेस करके बैलेंसिंग के लिए ईजी बनाने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज़ करके इन इक्वेशंस को बनाते हैं। ठीक है, था ना ईजी? इतना ईजी था और आप कितना डिफिकल्ट समझते थे इसे। बिल्कुल भी साइंस जो है ना वो बहुत बहुत ईजी है। मैं क्या बताऊँ आपको, जिसको भी साइंस डिफिकल्ट लगती है ना, डिफिकल्ट शब्द से नाम हट जाए आप, डिफिकल्ट शब्द से विश्वास उठ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ईजी है। पूरी एनसीईआरटी 10th क्लास की टिप्स पे करवा दूंगी मैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यूं आप कर लोगे, और शर्त यही है बस रट्टा नहीं मरवाऊंगी। ठीक है, हर कंसेप्ट को समझाते हुए चलेंगे। कंसेप्ट बिल्डर क्लासेस है, कंसेप्ट समझना है हमें। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बनाऊंगी फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसे रब कर लेती हूँ। चलो एक और थोड़े से बड़े एग्जाम्पल से सीखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशंस की। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो मेरे पास ये इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, ये इसका प्रोडक्ट निकलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखो मैंने एक पेरियोडिक टेबल लिया, उसमें से मैंने जिंक का एलिमेंट निकाला जो कि है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। ये मेरी इक्वेशन को मैंने कंप्रेस करके लिख दिया, यानी कि सिंबल्स की सहायता से इस पूरी इतनी बड़ी इक्वेशन को मैंने इतना छोटा सा एलिमेंट्स में इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो चलो बैलेंस करते हैं फिर इसे। ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं, जिंक, हाइड्रोजन, SO4, जिंक, हाइड्रोजन, SO4। चलो इसको एक साथ नहीं लेते हैं, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन। अब देखो Zn यहाँ पर एक एटम है। ठीक है, इस ये LHS का मतलब होता है सिर्फ एरो के इधर वाला, और RHS का मतलब होता है एरो के उधर वाला। ठीक है, तो एरो के इधर Z, जिंक की हम एक एटम है। हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन H, इसके कितने एटम है यहाँ पर, 2 एटम है। सल्फर के यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है। ठीक है, इन अ सेम वे हम RHS की भी काउंट कर लेंगे। जिंक का यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, सल्फर का यहाँ 1 है और ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम है। अब आप देखोगे 1 1, हाइड्रोजन के 2 2, सल्फर का 1 1, ऑक्सीजन का 4 और 4। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, ऑलरेडी आपको इक्वेशन दिया होता है, क्वेश्चन दिया इसको बैलेंस करो। ठीक है, और एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि आप दिमाग लगा पाते हो कि ऑलरेडी एग्जाम्पल है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन भी दे देता है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दे देते हैं कि इसको बैलेंस करो, बट इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होती है। जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स सबके सारे एलिमेंट के सेम आए तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूँ जिसमें बैलेंस करने की जरूरत हमें पड़ेगी। देखो बेटा ध्यान से देखो, आयरन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, आयरन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, हमें मिलता है प्रोडक्ट में आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैंने सिंबल्स में लिख लिया है, इस इक्वेशन को कंप्रेस कर लिया है और छोटे अक्षरों में लिख लिया है। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, LHS, यहाँ पर आ जाएगा RHS। एलिमेंट के नाम लिख लेंगे, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बॉक्स बना दूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अब इसकी बैलेंसिंग देखते हैं। आयरन का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 1 एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, 2 LHS में। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। अब इस साइड आते हैं, कहाँ आते हैं, RHS में। राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स है, ये लिखा है ना यहाँ पर 3, यानी कि 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस लग रही है, ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ आयरन का 1 है, यहाँ आयरन के 3 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है पर ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो सीखते हैं। देखिए हमें क्या करना है,
ये हटा दूं, आपको पता ही है ना LHS है RHS। देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मार्क्स ग्रैपिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर आयरन के 3 एटम है, हमें यहाँ पर आयरन के 3 एटम करने हैं, तो हम कुछ यहाँ पर तो ऐड नहीं कर सकते, रूल बताया था मैंने कि हमेशा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आयरन के 3 एटम है, हम यहाँ पर अगर 3 ऐड करते हैं इसके आगे, तो अब यहाँ पर भी आयरन का 3 हो गए और यहाँ पर भी आयरन के 3 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, हमें हाइड्रोजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग रूल। मैं ऐड करूँगी यहाँ पर, ऑक्सीजन के 4 है ना, तो मैं इस वाले ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 4 ऐड कर दूँगी, ठीक है। बट ऑक्सीजन के 4 एटम तो मैंने कर दिए, पर यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए पता है आपको? 4 नहीं, हाइड्रोजन के होंगे 4 के, यहाँ पर 2 भी तो है, तो 4 2 जा 8 एटम हो गए हाइड्रोजन के। यहाँ कितने हो गए? 8। 4 और 2 को प्लस करके 6 नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो 4 इंटू 1 ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन के पैरों में 2 है, तो 4 इंटू 2 8 एटम हो गए यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 2 जा 8। तो हमें ये इस साइड को भी हाइड्रोजन के 8 एटम करने पड़ेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर भी एक 4 ऐड कर दूं, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे यहाँ पर? 4 2 जा 8, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब मैंने इतना बैलेंस कर लिया है, बैलेंस करने के बाद देख लेती हूँ कि आफ्टर बैलेंसिंग क्या क्या फर्क आया, ठीक है। ये तो थी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। U फॉर अनबैलेंस, ये है बैलेंस, ये है अनबैलेंस, ये है बैलेंस। अब नंबर ऑफ एटम्स गिन लेते हैं हर एलिमेंट के। बैलेंस होने के बाद आयरन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, आयरन के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 8 एटम है। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? 3 3 8 8 4 4, यानी कि अब ये इक्वेशन बैलेंस है ना। बैलेंस होने के बाद सबके देखो, बैलेंस होने के बाद LHS भी 3 है, RHS भी 3 है, LHS भी 8 है, हाइड्रोजन का RHS भी 8 है। यहाँ LHS में भी ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ LHS में RHS में भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये इक्वेशन एकदम बैलेंस हो गई, ठीक है। तो देखिए देखिए हम यहाँ ऐड तो कर देते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये तो हमने बैलेंस कर लिया, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी हमें एक नंबर यहाँ ऐड करना पड़ा, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हुई, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। बैलेंसिंग, और नहीं आया ना तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में उसी टाइम, जिस टाइम ये वीडियो देखो उसी टाइम बता देना, ठीक है। तो जिससे कि मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूँ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए। देखिए इसमें मैंने एक एक बात को कवर किया है, तो आई होप अच्छे से आपको बैलेंसिंग समझ में आई है, ठीक है। नहीं आई तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी। बट मैंने हर एक बेसिक चीज़ आपको बताई है, हर एक कॉन्सेप्ट बताया है, एक सिंगल वर्ड, हर NCERT का एक एक सिंगल वर्ड आपको बताया, ठीक है। आया, देखिए अब देखो बेटा, इसमें मैंने आपको इसको बैलेंस करना बताया, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें, मेंशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आपकी बुक में कई रिएक्शंस ऐसी दे रखी होंगी जिसमें आपको यहाँ पर इस तरीके से कोई सिंबल्स दिए होते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, ये सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। ये सिंबल होते हैं स्टेट्स, जैसे आयरन, ठीक है। आयरन हमारा सॉलिड फॉर्म में है तो हम यहाँ पर S लिखेंगे, अगर हमारा H2O गैस फॉर्म में है तो हम यहाँ पर G लिखेंगे। ऐसे ये आयरन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसकी ब्रैकेट में हम यहाँ पर S लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा गैसेस फॉर्म में होता है तो हम इसके आगे G लिखते हैं। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो हम उसको L लिखेंगे, सॉलिड फॉर्म में S लिखेंगे, गैसियस फॉर्म में G लिखेंगे, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना। आपकी बुक में कई रिएक्शंस ऐसी दे रखी होती हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रैकेट में क्यों दिया है, तो इस ब्रैकेट में यही वाली चीज़ें थी। आपको लग रहा है ना केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला चैप्टर इतना इजी है ना। चलिए अब हम इसके पढ़ते हैं टाइप्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है।
हर एक टाइप में आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की 4 टाइप्स होती हैं। टाइप इन द सेंस किस किस तरह की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कैसी कैसी इक्वेशंस होती हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके से हमारी 4 टाइप्स की जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं। अब ये सब क्या होती हैं, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ, विदाउट कॉम्प्लिकेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, दो चीजों को कंबाइन करना कॉम्बिनेशन कहलाता है। इन अ सेम वे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, ये हमारा कोई तीसरा ही एलिमेंट बनता है, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट और उसको कंबाइन करके हमारा कोई तीसरा एलिमेंट बनेगा, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए हम क्विक लाइम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। क्विक लाइम में क्या होता है, CaO, देखो CaO प्लस H2O। अगर हम क्विक लाइम की जो रिएक्शन है अगर हम H2O से करवाते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है स्लेक लाइम, ठीक है, स्लेक लाइम, जैसे कि CaOH, इसको कहते हैं स्लेक लाइम। क्या कहते हैं, स्लेक लाइम, ठीक है। प्लस और हमें हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक तरीके, हीट को हम कोई वो कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ स्लेक लाइम को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्विक लाइम लिया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, हमें क्विक लाइम, हमने इसको H2O से रिएक्शन करवाया और हमें मिला स्लेक लाइम, ठीक। ये है एग्जाम्पल जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, दो को कंबाइन करा तो हमें एक स्लेक लाइम मिला, ठीक है। मतलब किसी भी दो कॉम्बिनेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक सिंगल रिएक्शन मिलती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। जैसे कि अब इसमें क्या हो रहा था, दो को कंबाइन करके एक बन रहा था। अब डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक होगा उसको काफी एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर मेरे पास Z है, ठीक है, तो ये मेरे पास रिएक्ट करके A प्लस बी प्लस सी या A प्लस बी में भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, दो एलिमेंट कंबाइन होके एक हो रहा था, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एलिमेंट स्प्लिट होके बहुत सारे एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट। एग्जाम्पल समझते जाओ कि अभी रिएक्शंस क्या है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। FeSO4, दिस इज फेरस सल्फेट। अब ये क्या होगा, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है जो कि स्प्लिट होगा तीन एलिमेंट्स में, जो कि है फेरिक ऑक्साइड FeO प्लस SO2 और SO3 में, SO2 प्लस SO3, ठीक है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, दो कंबाइन होकर एक बना, अब एक स्प्लिट होकर बहुत सारे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर जाना, ठीक है। परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका आयरन और कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ये है आयरन प्लस H2SO4, ठीक है, कॉपर, सॉरी, आयरन कॉपर सल्फेट, ये हमारा बन जाएगा आयरन सल्फेट। देखो हमने लिया आयरन, ठीक है, हमने क्या लिया, आयरन, आयरन के साथ हमने लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, हमें यहाँ से मिलेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस हो जाना, जैसे कि आयरन यहाँ पर अलग था, कॉपर सल्फेट एक साथ था, अब ये वाला जो सल्फेट है ना ये आयरन के साथ मिक्स हो गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। इसके साथ SO4 लग गया, FeSO4, और ये जो कॉपर है ये अलग आ गया, मतलब SO4 जो है ये डिस्प्लेस होकर आयरन के साथ चला गया, SO4 डिस्प्लेस होकर आयरन के साथ चला गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार डिस्प्ले हुआ इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दो बार होगी, दो एलिमेंट्स के साथ होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देख लो, हमने यहाँ पर लिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, हमने लिया है
देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है इतने बड़े-बड़े नाम देखकर, सिर्फ़ ये समझो आपको ना अभी केमिकल इक्वेशंस मत देखो, सिर्फ़ बैलेंसिंग मैंने सिखाई है, ईज़ी वाली इक्वेशन में वो याद रखो। इसके अलावा ये आपको अभी ये सब याद नहीं रखना है, ये स्लेट लाइम है, ये आयरन ऑक्साइड है, ये फेरेट ऑक्साइड है, ठीक है? ऐसा कुछ याद नहीं रखना है अभी, ठीक है? कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ़ इतना याद रखना है कि ये मैं सिर्फ़ यहाँ पे टाइप्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है? कि टाइप्स कैसी-कैसी होती हैं। केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो होता है ना एलिमेंट उसमें से स्प्लिट होकर बहुत सारी एलिमेंट में वो बिखर जाता है, स्प्लिट हो जाता है, डीकम्पोजिशन हो जाता है उसका। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, एक एलिमेंट के साथ वाला जो एलिमेंट है ना वो दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो गया, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो नाम या वगैरह कुछ मत देखो, अभी इक्वेशन देखो, सिर्फ ये देखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, क्या चीज डिस्प्लेस हो रही है, बस इतना देखना है, बाकी मैं आपको बाद में सब याद करवा दूंगी, ठीक है? इसमें कोई वो नहीं है कि आपको इक्वेशन देख के लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ ये इक्वेशन इसलिए लिखी हैं, सारी इक्वेशंस में इनके नाम, इनकी इक्वेशन सब अच्छे से रटवा दूंगी, ठीक है? मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि टाइप होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, NaSO4 BaCl। अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर NaSO4 है, ठीक है? तो यहाँ पर Na इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, NaCl, और BaSO4 मतलब Na के साथ वाला जो एलिमेंट है वो Ba के साथ चला जाएगा और Ba के साथ वाला जो एलिमेंट है वो Na के साथ चला जाएगा। डबल बार डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है? इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके साथ वाला एलिमेंट इसके साथ डिस्प्लेस हो गया और जो इसके साथ था वो इसके साथ हो गया, ठीक है? तो NaCl, NaCl, BaSO4, इसका फर्स्ट वाला और इसका सेकंड वाला मिल गए, ठीक है? तो ये दोनों मिल गए और ये दोनों मिल गए, ठीक है? तो ये डबल बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि डबल बार इधर से उधर हो रहा है, ठीक है? इसमें सिंगल बार हो रहा है, ठीक है? ये वाला जो कॉपर सल्फेट के साथ वाला आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर के साथ जो SO4 था ये आयरन के साथ डिस्प्लेस हो गया, ठीक है? यहाँ पर क्या हो गया, वो चीज डबल हो गई, ठीक है? Na के साथ Cl आ गया और SO4 के साथ Ba के साथ SO4 आ गया, ठीक है? BaSO4 प्लस NaCl, समझ में आया? ये 4 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? हर तरीके का क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि हमें इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है? इसकी कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन सपोज ये वाली आपको इक्वेशन दे दे और आप बोलो उसमें आपके एग्जाम में आए कि हमें नाम बताओ कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, ठीक है? केमिकल रिएक्शन किस टाइप की है, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? इसी तरह ऐसी कोई इक्वेशन दे देगा जहाँ पर 2 एलिमेंट को कंबाइन करके एक बन रहा होगा और आपको बताना होगा टाइप, ठीक है? तो आप सिंपल लिख दोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है टाइप्स में। अब देखिए बेटा, एक और बात रह गई वो बतानी। मैंने आपको स्टेट्स बताई थी ना, अगर ये सॉलिड होता है तो S लिखते हैं, लिक्विड होता है तो L लिखते हैं, गैस होता है तो, देखो अब एक रिएक्शन होता है H2O। H2O होता है बेसिकली, ये होता है वाटर, क्या होता है, वाटर। पर हम वाटर के आगे ना, H2O के आगे इक्वेशन में हम ज्यादातर हम G लगाते हैं, यानी कि ये गैस फॉर्म में है। क्यों, हम H2O वाटर है तो हमें लिक्विड लिखना चाहिए ना, बट हम लोग लिखते हैं गैस, क्यों? जहां पर भी वाटर स्टीम फॉर्म में होती है वहां पर G लिखा जाता है, ठीक है? कोई रिएक्शन हुई, H2O रिलीज हुआ, तो उसमें हम अगर यहाँ पर G लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जो पानी है वो स्टीम फॉर्म में है, भाप की फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर। इसके बाद बेटा आपके 4 और टॉपिक रह गए हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन और एसिडिटी, ठीक है? ये 4 टॉपिक रह गए हैं, वो भी आप एक बार समझ लो क्या होते हैं, ठीक है? देखो बेटा, 2 चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस चीज को समझो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों टर्म्स है क्या। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करके कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक यहाँ पर मैं ले लूँ कॉपर, ठीक है, यानी कि
एलिमेंट होता है कॉपर, कॉपर तांबा, उसका सिंबल होता है सी, ठीक है। अगर मैं कॉपर लूँ और यहाँ पर मैं जला दूँ आग, ठीक है, ठीक है, तो एयर यानी कि O2 से रिएक्ट करवा दूँ इसको बर्न करके, ठीक है। अगर मैं कॉपर को ऑक्सीजन दे दूं और हीट कर दूं, ठीक है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। क्या मैं कॉपर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं, अगर मैं हीट दूं, ठीक है, मैं यहाँ पर हीट दूं, तो ये दोनों मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। ये मैंने क्या करा? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड करना। इस कॉपर के साथ क्या ऐड हो गया है? इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है। इन अ सेम वे, अगर देखो उसी के आगे बता रही हूँ आपको, कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया मैंने, हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड मिला। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, मैं दोबारा से हीट दूंगी। अगर मैंने इसे दोबारा से गर्म करा तो मुझे कॉपर अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, वो भी स्टीम के साथ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसमें से कॉपर में से आप देखो जो ऑक्सीजन है वो अलग हो गई, कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो गई। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। कि किसी भी एलिमेंट में सपोज कॉपर है, अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो वो हो जाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अगर किसी भी रिएक्शन में अलग हो जाता है, किसी ऐसी रिएक्शन जिसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ अलग हो गया है, तो उसको यानी कि उसको हम कहेंगे रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन एलिमेंट में से रिड्यूस हो गया है तो रिडक्शन। ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूस हो जाएगा तो रिडक्शन होगा। एक बार दोबारा से सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। ये जो अभी यहाँ पे मैंने बर्तन ड्रॉ करा था ना, माइंड में इसको रखना कि इस बर्तन में मैंने कॉपर को हीट किया है, ठीक है, कॉपर को हीट किया है। देखो कॉपर को मैंने एयर की प्रेजेंस में हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो मुझे मिला कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन प्लस हो गया, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को कहूंगी ऑक्सीडेशन। क्या कहूंगी? ऑक्सीडेशन। अब इस वाले जो कॉपर ऑक्साइड है, इसी कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं। इसी कॉपर ऑक्साइड को अगर मैंने जब दोबारा गर्म करा, इस वाले कॉपर ऑक्साइड को अगर मैंने गर्म करा, तो मुझे मिलेगा कॉपर प्लस H2O, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में से रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब बिछड़ गया, अलग हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो गया, रिड्यूस हो गया, तो मैं इस इक्वेशन को कहूंगी रिडक्शन, ठीक है। इन अ सेम वे, ऑक्सीजन का ऐड होना, इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्ट होना मीन्स रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलने में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं, ये क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको सिंपल वे में बताया है कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना इज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना इज रिडक्शन। ध्यान रखिए, ठीक है बेटा, आया समझ में? अब आपके दो और वर्ड्स रह गए हैं इस चैप्टर के। उन वर्ड्स का नाम है कोरोजन और रेंसिडिटी। पर ये भी देख लेते हैं क्या होता है। सिंपल वे में बताऊंगी। आप किसी भी मेटल पर ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, किसी भी मेटल के ऊपर रिएक्ट होना, किसी भी चीज़ का, ठीक है, अटैक करना। जैसे मैंने यहाँ पर लिया आयरन, ठीक है, अभी मैं एलिमेंट्स पता नहीं आपको भी आते हैं नहीं, आयरन ऐसे लिख देती हूँ, आयरन, ठीक है। ये मेरे पास एक आयरन का बर्तन है, ठीक है, इस पर ऐड करा मॉइस्चर ने प्लस कोई भी एसिड ले लो या कोई भी रिएक्शन हुआ, ठीक है, एसिड ने, बारिश ने, मौसम ने, जो भी है, एटमॉस्फेयर के साथ खुला बर्तन आप लेकर आए आयरन का, आपने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ना इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो रेड पड़ने लग जाएगी, जिसे हम कहते हैं जंग लगना, ठीक है। वो जंग इज नोन एज कोरोजन। और ये सिर्फ आयरन में ही नहीं होती, आपने देखा होगा सिल्वर,
सिल्वर की चीज़ों का ब्लैक पड़ जाना या कॉपर की चीज़ों का ग्रीन पड़ जाना इज़ ऑल्सो द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन मतलब मॉइस्चर या किसी भी चीज़ का किसी एलिमेंट पे अटैक करना जिससे कि वो जंग खा जाए, रस्ट लगना। जो आयरन है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। आयरन पे जंग लगना ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी इस पे लगाया जाता है, ठीक है। इसको रिप्लेस किया जाता है ताकि हम आयरन को रिप्लेस कर सकें। जैसे कि ब्रिजेस हो गए हमारे, ठीक है, जो पुराने ब्रिजेस हैं, ठीक है, शिप्स हैं, उन सब पे कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। कार बॉडीज़ हैं, ठीक है, आयरन की रेलिंग है, शिप्स हैं, ब्रिजेस हैं, इन सब पर आयरन का एक जंग लग जाता है। ये सब आयरन से बने होते हैं, तो इसलिए इसको टाइम टू टाइम रिपेयर की ज़रूरत होती है और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ इसकी जो आउटपुट है उस पर ज़ोर पड़ता है, ठीक है, आउटपुट ये इतनी नहीं दे पाता। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकती हो कि कोई भी आयरन है उसका मॉइस्चर या एसिड से रिएक्ट कर जाना, ठीक है, अटैक कर जाना इज़ नोन एज कोरोजन, ठीक है। रस्टिंग, कोरोजन ये मान लीजिए लगभग एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कोई ऑयल होता है जो बहुत दिनों से रखा है, ठीक है। सपोज़ मेरे पास एक बर्तन में यहाँ पर ऑयल है, क्या है? ऑयल। और इस ऑयल को मैंने 2-3 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। ओपन ग्लास को मैंने ऐसे ही रख दिया था और ये 2-4 महीने इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, तो आप देखोगे कि इसका जो टेस्ट है ना वो बदल जाएगा, ठीक है। 2-4 महीने बाद इसमें स्मेल आने लगेगी, ठीक है। इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कि जो ऑयल है ये रैंसिड हो गया है, ठीक है। रैंसिड मतलब ऑयल या फिर फैट एलिमेंट का, ऑयल या फिर फैट एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाना इज नोन एज रैंसिडिटी। इस रैंसिडिटी को हम लगभग कम कर सकते हैं फूड्स को, ऑयल्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर कर, ठीक है। और आपने देखा होगा कि चिप्स को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं, आपने देखा होगा वो पफ होते हैं, है ना, फूले हुए होते हैं, उसमें हवा भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है उसमें। वो क्यों भरी होती है? ताकि हम ज़्यादा उन चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकें, यानी कि सीलने से। आपने देखा होगा जिसमें ऑयल जिसमें जिस भी पैकेट में एयर नहीं होती उसकी जो चिप्स हैं वो सील जाते हैं। सील जाने का मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाना। उन जो चिप्स के पैकेट को प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है। हम अच्छा ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम बिल्कुल हटा नहीं सकते, बट हाँ, एयर टाइट कंटेनर में अगर हम किसी भी फूड को, किसी ऑयल को, फैट को स्टोर करें तो उस चीज़ को हम स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बिल्कुल मिटाया तो नहीं जा सकता क्योंकि एयर के कॉन्टैक्ट में तो सब चीज़ आती है ना, बट हम इसको स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोरोजन और एसिडिटी में आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इसका फ़र्क, ठीक है। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल का एयर या मॉइस्चर के साथ कंबाइन कर जाना, ठीक है, जंग लग जाना, ठीक है। और रैंसिडिटी का मतलब ऑयल या फैट या किसी भी जो भी चीज़ स्मेल आने लगे उस चीज़ में या टेस्ट में चेंज आने लगे, उसका जो ऑयल है वो रैंसिड पड़ने लगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होने लगे, तो उस खाने के एलिमेंट को हम, उस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। वो जो प्रोसेस होता है ना खाने की चीज़ों में या फिर ऑयल में, ठीक है, कि उसमें से स्मेल आती है, उस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। बेटा ये वाला मंथ चल रहा है जुलाई का, है ना, जून से जुलाई तक का, ठीक है। देखिए इस वाले महीने में मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि 10th क्लास का पूरा साइंस का कोर्स मैं पूरा करवाऊँगी। मार्च में आपके एग्ज़ाम है, मार्च से पहले पहले आपके जितने भी NCERT की बुक में आपके चैप्टर्स होंगे, आपके कितने चैप्टर्स हैं इसमें टोटल? 13 चैप्टर्स हैं, है ना। 13 चैप्टर्स आपके पूरे कंप्लीट होंगे और हर चीज़ आपके टिप्स पर होगी, ठीक है ना। प्री बोर्ड या बोर्ड आने से पहले, प्री बोर्ड से पहले आपका पूरी साइंस की बुक मैं रटवा दूंगी। रटवाना इन द सेंस रट्टा नहीं मारना है, हर कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लासेस है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में भी खासियत मेरी यही है कि मैं बच्चों को रटवाने में कम ध्यान देती हूँ और उनको कॉन्सेप्ट समझाने में, उनको डीपली अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही उस आंसर को भी बनाकर लिख पाओगे, ठीक है, और एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे बिना रट्टा मारे, ठीक है, बिना कुछ। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको रैंसिडिटी पता होनी चाहिए क्या होता है। किसी भी फूड एलिमेंट का, ऑयल का, फैट का ऑक्सीडाइज हो जाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाना इज नोन एज रैंसिडिटी। अगर आपको ये बात पता है, हिंदी में पता है, एक लाइन हिंदी में पता है, आप उसको इंग्लिश में यूँ कन्वर्ट कर लोगे और अपने
हिसाब से 4 एग्जाम्पल और भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो बस यही था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके साथ साथ जितनी भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं, उसकी मैं एक और क्लास ले लेती हूँ जिसमें आपको मैं सिखा दूँगी, ठीक है। कुछ कुछ सीख लो, जब आप सीख लोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, टाइम बाय टाइम आपको वो चीज़ अपने आप ही याद हो जाएगी। जैसे FeO आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। आयरन आयरन का एलिमेंट जो होता है वो Fe होता है, ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कर लो, स्लेक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब थोड़ा बहुत तो आपको लर्न करना पड़ेगा। एक क्लास में मैं आपको रिएक्शंस और ये सब लर्न करवा दूँगी, इनकी शॉर्ट फॉर्म वगैरह। पीरियोडिक टेबल में से हर एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि पीरियोडिक टेबल आप पूरी लर्न करो, पर हाँ, जो मेन एलिमेंट्स हैं जो याद होते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म, उनके सिंबल्स ज़रूर याद कर लो। आई होप आपको अच्छे से ये वाला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझ में आया होगा। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार हो तो, और फेसबुक पे फॉलो कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।